Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 14th of June 2021, Monday. Inspiration of the day is you only live once, but if you do it right, once is enough. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Direct tax mop up zooms 85% year on year basis. फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो पिछले साल के कंपैरिजन में डबल हुआ है. तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज की इस न्यूज़ को फ्रंट पेज पे कवर किया है. बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज़ नियरली डबल्ड दिस फिस्कल ईयर सो फार ओवर द equivalent period in 2021 in spite of the economic disruption that is caused by second wave of pandemic. और इसको देखते हुए जो भी इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज समवेयर एविडेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विद इन द इंडियन इकोनॉमी. क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स की आई है उसको देखते हुए जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो अमाउंट डबल हुआ उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर हुई है. और आगे आने वाले टाइम में this particular economic recovery or strong economic growth is going to be more viable. So the direct tax collection net of refund stood at 1.62 trillion up to June 11 this year against 87,700 crore in the very same period of financial year 21. So that is approximately 85% higher than the last year. And also the trend is in contrast to the moderation in good and service tax collection seen लास्ट मंथ. तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन में भी थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिल रहा है. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट या बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं मैम दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट. तो अगर लो बेस इफेक्ट की बात करी जाए तो हाँ लो बेस इफेक्ट तो वही है, लेकिन अगर हम इसका पिछले साल से कंपेयर करिए फाइनेंशियल ईयर 20 जो कि पैंडमिक का ईयर नहीं था, पैंडमिक से पहले वाले ईयर से कंपेयर करें टैक्स कलेक्शन को तो उसके कंपैरिजन में भी 33% का जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा कलेक्ट हुआ. 33% हायर टैक्स कलेक्ट हुआ है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ इन कंपैरिजन टू द प्री ईयर ऑफ प्री पैंडमिक ईयर दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 20. फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 85% का इंक्रीज देखने को मिला है. And collection this year is rather closer to the realization seek after the first advance installment last year, which stood at 6.68 trillion. और जो मेजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कंप्राइज ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स. इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पे करते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ पे करती हैं ऑन देयर इनकम. और जिस तरह से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इस बार का, इस पर्टिकुलर पीरियड का, या हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 के जो फर्स्ट क्वार्टर में जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है उसको देख करके जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं दे आर क्वाइट सरप्राइज. परप्लेक्स मीन्स सरप्राइज. हालांकि कुछ का ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर इंक्रीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द पार्टली पेमेंट ऑफ द विवाद से विश्वास स्कीम जो कि कैमिनेस्टी स्कीम है टैक्सेशन सिस्टम में, डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम. और इसके अलावा जो लोअर इशुएंस हुए हैं रिफंड्स के वो भी एक रीज़न है कि अभी हमें फ़िलहाल के लिए जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है. सो बेसिकली फ्यू इंडिविजुअल्स हैव सेड दैट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, लोअर इशुएंस ऑफ द रिफंड and increased compliance and enforcement due to the sharing of GST data with the Center Board of Direct Taxes. तो रिसेंटली GST का जो डेटा था कितनी फर्म रजिस्टर्ड हुई हैं, कौन कितना टैक्स पे करता है, वो बेसिकली अभी CBDT से शेयर किया गया था in order to increase the enforcement, in order to increase the transparency. तो कुछ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये बढ़ा हुआ दिख रहा है. ग्रॉस टैक्स कलेक्शन एट 1.93 ट्रिलियन इज 54% हायर देन द लास्ट ईयर.
और जो रिफंड है वो 17% लोअर। तो डेफिनेटली जो रिफंड को लोअर कर रहे हैं, जो लोअर इशुएंस ऑफ रिफंड हुआ उसकी वजह से भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में जो रिफंड है वो 17% कम है, लेकिन जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 54% हाई है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करी जाए तो मुंबई और दिल्ली में कंपैरेटिवली 80% और 67% का टैक्स कलेक्शन जंप किया है। वहीं चेन्नई और पुणे दे हैव पोस्टेड एन एक्सपेंशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 120% एंड 150% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. So this data of direct tax collection is, or direct tax collection mop up somewhere indicating the good health of Indian economy, or if not current good health, maybe viable and future good health for upcoming quarters in financial year 22. And this is the comparison of direct tax collection refunds and net collection in financial year 21 and in financial year 22. अभी तक की पीरियड के लिए डेफिनेटली 22 भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी तक का जो पीरियड है उसका कंपैरिजन किया गया है। तो हम देख सकते हैं जो रिफंड है वो -17 तक कॉन्ट्रैक्ट किया है और जो कलेक्शन है वो 85% तक बढ़ा है और जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 54 तक इंक्रीज़ हुआ है। And this is the data of all metropolitan cities Mumbai, Bangalore, Delhi, Chennai and Pune. कंपैरिजन है 2021 और 2022 के डेटा का। अब यहाँ पर इस न्यूज़ में कुछ पर्टिकुलर टर्म यूज़ हुए हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज़ हुए हैं। पहला नेट टैक्स कलेक्शन, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। दूसरा है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कलेक्शन, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और ग्रॉस। क्या चीज़ होती है जो ग्रॉस में नहीं इंक्लूड होती है, नेट में नहीं इंक्लूड होती है? ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो ग्रॉस में मानते हैं, या ऐसे कौन से एडजस्टमेंट है जो हम ग्रॉस में करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन? अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2। फेम टू ट्वीक्स चेंज चार्ज अप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स farms. What is FAME? FAME is basically faster adoption and manufacturing of electric vehicle scheme by government of इंडिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फेम बोलते हैं। फिर से बोल देती हूँ, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन पॉलिसी की बात करें, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडियन इकॉनमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड दिस स्कीम, जिससे कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, हाइब्रिड व्हीकल हैं, उनका अडॉप्शन इंक्रीज़ हो। तो अब क्या न्यूज़ है? बेसिकली बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो फेम में चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली, उस न्यूज़ को पेज 2 में कवर किया है। क्या न्यूज़ है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर्स हैव ईदर रिड्यूस द प्राइजेस ऑफ देयर मॉडल और विल बी डूइंग इनटू द next few days, upcoming days, following an increase in incentive under this FAME 2। तो इंडिया में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को और अडॉप्शन को और फास्टर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो फेम की जो स्कीम थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, और मॉडिफिकेशन के थ्रू बेसिकली गवर्नमेंट ने हायर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, या हायर इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कही है टू मैन्युफैक्चरर्स, सो दैट दे विल इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर, दे विल इनकरेज टू रिड्यूस द प्राइस। एंड डेफिनेटली अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो फास्टर अडॉप्शन होगा, पीपल विल प्रेफर टू बाई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल, जो कि इंडिया का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है कि आगे आने वाले कुछ सालों में एक सिग्निफिकेंट जो इंडिया में जो व्हीकल है, रजिस्ट्रेशन है जो व्हीकल हैं, उसका सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल कॉन्स्टिट्यूट करे। क्यों? क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसमें भी इंडिया ने बहुत हाई टारगेट रखे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, और जिसके लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अडॉप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसी के तहत इंडिया ने फेम स्कीम लॉन्च करी थी इंडियन गवर्नमेंट ने। अभी रिसेंटली इस फेम स्कीम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और हाइब्रिड व्हीकल्स की वो थोड़ी सी कम होगी, और जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल गेट मोर इंसेंटिव। तो प्रोड्यूसर को अगर ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा प्रोडक्शन के लिए तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूमर को अगर कम प्राइस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल होगा तो वो डीजल और पेट्रोल व्हीकल को यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करना प्रेफर करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल की अगर बात करें, उसके अडॉप्शन की बात करें, तो कॉस्ट प्राइस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक कार 5 से 6 लाख में अवेलेबल है, वही सेम पैटर्न की कार, सेम कॉन्फ़िगरेशन की कार अगर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल में जाएगी तो इट विल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 12 lakhs। तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर 5 से 6 लाख की कार प्रेफर कर रहा है वो 12 लाख की कार नहीं अफोर्ड कर सकता। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड दिस टाइप ऑफ स्कीम। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फेम के। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला तो फास्टर अडॉप्शन होगा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का और हाइब्रिड व्हीकल का। दूसरा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इनकम इंक्रीज़ होगी, ये एक बेनिफिट है। दूसरा क्या है, अगर इंसेंटिव ज़्यादा होंगे तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी क्योंकि उनको ज़्यादा इंसेंटिव चीप पड़ेगा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को बनाना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा इंडिया की जो इकोलॉजी है, जो जहाँ पर इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करेंगे, उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए भी इंडियन इकोनॉमी को और इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। इंडिया का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो टारगेट है, सप्लाई को लेकर के जो टारगेट है कि इंडिया विल इमर्ज एज अ वन ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, तो उस टारगेट को भी अचीव करने में इंडिया को हेल्प मिलेगी क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इंडिया को उस टारगेट को अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। चीप कॉस्ट में, जब अच्छी जाहिर सी बात है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो कॉस्ट को लेकर भी कंपटीशन होगा, तो कॉस्ट रिडक्शन होगा, प्राइस रिडक्शन होगा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे दे विल ब्रिंग न्यू ग्रीनर टेक्नोलॉजी विद देमसेल्व्स। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो फेम के हम काउंट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ सो मच फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड रिसेंटली चेंज्ड फ्यू इंसेंटिव पैटर्न्स। और उससे जो इनिशियल हायर एक्विजिशन कॉस्ट है बायर्स के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगी और मैन्युफैक्चरर जो हैं वो भी प्रोड्यूस करने के लिए इनकरेज होंगे। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे मेड अ पार्शियल मॉडिफिकेशन इन द स्कीम फॉर FAME in India phase 2, including increasing the demand incentive for electric two vehicle to 15,000 per kilowatt hour from the earlier uniform subsidy of 10,000 per kilowatt for all electric vehicle including plug-in hybrids and strong hybrids। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उसको लेकर के। जो पिछली फेम फेज़ 1 में जो सब्सिडी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 पर किलोवाट के हिसाब से थी, जो कि गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 15,000 पर किलोवाट आर कर दी है। और अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स, क्योंकि इंडिया में एक मिडिल इनकम ग्रुप जो है उसके लिए टू व्हीलर्स हाईली अफोर्डेबल्स होते हैं, तो टू व्हीलर्स के केस में ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं जिससे कि टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बूस्ट हो। सो इन लेटेस्ट मॉडिफिकेशन द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑल्सो कैप द इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एट 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। तो 50% की जो कॉस्ट ऑफ द व्हीकल पड़ रही है उसका अप्रॉक्सीमेटली जो पैसा है 40% कॉस्ट है वो इंसेंटिव्स के फॉर्म में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रिटर्न हो जाएगी किसी ना किसी इंसेंटिव के फॉर्म्स में, जो कि पहले कितनी थी, जो पहले 20% थी तो उसको बढ़ा करके अब 40% कर दिया गया है, जिससे कि जो टू व्हीलर्स हैं उसके केस में प्रोडक्शन और ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा हो। सो डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एंड द वेरिएंट, some manufacturers including Ather Energy and Hero Electric have slashed the price in the range of 15,000 to 28,000 and other may announce the price cut very soon. And the reduction narrows the price gap between the electric two-wheelers and the internal combustion engine. So basically जो difference था एक पेट्रोल व्हीकल में
और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो डिफरेंस था प्राइस का डिफरेंस वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही सेम लेवल पे आ जाएंगे। और जब दोनों ही सेम लेवल पे आए तो डेफिनेटली कंज्यूमर विल प्रेफर टू गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल और hybrid vehicle rather than going for petrol vehicle. So this is going to increase or boost a faster adoption of electric or hybrid vehicle in India. So this is the rate chart for Delhi, for Bangalore, and for other companies. And definitely do not need to mucked up all these numbers. You can just see and have a glance of it so that you can actually relate what government is doing in FAME phase 2. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. MCLR बैंक माइक्रो फाइनेंस लोन प्राइसिंग may be linked. So now bank's pricing for microfinance loan is going to linked with MCLR. What is MCLR? MCLR stands for marginal cost of fund based lending rate and caps imposed on per customer exposure to arrest the level of indebtedness. अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स इंक्लूड हुए हैं जिनको समझ लेते हैं। वो की टर्म्स हैं क्या बेसिकली? एक तो पहला है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? दूसरा है MCLR। MCLR क्या होता है? और जो लिंकिंग करी गई है माइक्रो फाइनेंस लोन्स को जो MCLR से लिंक किया गया है, इसका क्या होने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्यों RBI ने ये MCLR को माइक्रो फाइनेंस को MCLR से लिंक करिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस लोन या माइक्रो फाइनेंस एक बैंकिंग सर्विसेज होती हैं जो कि अनएम्प्लॉयड या लो इनकम ग्रुप इंडिविजुअल्स या कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि जिनके पास कोई और मीडियम नहीं होता फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग सर्विसेज को या लोन सर्विसेज को अवेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नो नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास कोई बहुत इनकम नहीं होती, उनकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती क्योंकि वो बहुत लो इनकम होते, तो कोई ऐसा उनके लिए क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट शेल प्रोवाइड नहीं करी जाती उनको, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता उनके लिए। तो इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज दैट प्रोवाइडेड टू फ्यू अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, few low income group individuals और मे बी few groups also, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SGH बोल सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। एंड दिस माइक्रो फाइनेंस, नाम से पता चला माइक्रो मीन्स छोटा, फाइनेंस मीन्स छोटा सा लोन, माइक्रो बहुत छोटा सा लोन, छोटे छोटे लोन्स। एंड दिस पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस अलाउ पीपल टू टेक ऑन लोन ऑन रीजनेबल interest rate for their small business and with a safe procedure or with a less risk and in a manner that is consistent with ethical lending practices. ऐसा नहीं है कि कुछ अनएथिकल है इसमें। छोटे छोटे लोन्स इनको प्रोवाइड किया जाते हैं, मे बी 10,000 के 20,000 के, जैसे कि जो इनके छोटे छोटे कुटीर उद्योग चल रहे होते हैं, माइक्रो और मैक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस चल रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और डेफिनेटली उनको उस पर्टिकुलर छोटे छोटे लोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना पड़ता क्योंकि सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर उनको माइक्रो फाइनेंस अवेलेबल कराती हैं बैंक्स। एंड डेफिनेटली इट कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कभी कभी ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में भी RBI इसको इंक्लूड कर देती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस स्पेशली इन द रूरल और सब अर्बन इकोनॉमीज। And this type of microfinance facility available for the developing countries, जितने भी डेवलपिंग, इंडिया हो गए, इंडोनेशिया हो गए, युगांडा, इस तरह के कंट्रीज़ में माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू डेवलप द इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया के केस में भी माइक्रो फाइनेंस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली रूरल इकोनॉमीज़ के डेवलपमेंट को लेकर के। And as per the World Bank estimates, there are more than 500 million people have benefited from this microfinance related operations. And these microfinancing organizations supports a large number of activities that ranges from providing the basics like bank checking, saving accounts to startup capital for small business entrepreneurs, educational programs that teach the principle of investing. These programs can focus on such skills as bookkeeping, cash flow management, technical or professional skills like accounting, editing, bookkeeping, record keeping, and all such things.
तो अगर मोर और इसमें आपको बताऊं तो इनका काम इतना होता है, जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका काम इतना होता है कि ये इंडिया में जो छोटे छोटे बर्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें और उनको एक बड़े वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करें, जिससे सपोर्ट मिलेगा छोटे छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, तो वो धीरे धीरे वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही वायबल प्रोजेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज होता है, बहुत ही पोटेंशियल होता है उसमें, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंसेस वो ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास या इंडिविजुअल्स के पास कोलेट्रल के लिए कुछ भी नहीं होता, और कोलेट्रल रखने के लिए कुछ भी नहीं होता, डेफिनेटली जो बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक्स हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनसे उन्हें लोन नहीं मिलता। हेयर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कम्स एज अ रेस्क्यू। अब दूसरा पॉइंट जो है, जो दूसरा टेक्निकल टर्म है, दैट इज MCLR। MCLR क्या होता है? बेसिकली MCLR का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। So basically, it is a bare minimum lending rate, or it's a minimum lending rate below which a bank is not permitted to lend. So MCLR replaced the earlier base rate system to determine the lending rates for commercial banks. तो जो भी commercial banks हैं वो जब भी लोन देते हैं या lending करते हैं तो उनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको फॉलो करके वो लैंड देते हैं, या हम भी कह सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। बैंक्स का प्रॉफिट कितना होगा, करंट जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट कितना होगा, प्रोसेसिंग चार्ज कितना होगा, RBI ने कितना अलाउ किया है, तो कई सारे चीज़ें होते हैं। अभी तक क्या था, बेस रेट पर, बैंक रेट पर, इस तरह से कई सारे रेट पर टाइम टू टाइम जो होते हैं वो बैंक अपने लोन या लेंडिंग रेट जो होते हैं उस पर कैलकुलेट करते थे। आपने सुना भी होगा, एक इंटरनल बेंचमार्किंग होती है, एक एक्सटर्नल बेंचमार्किंग होती है। इनिशियली जो बैंक्स थे वो इंटरनल बेंचमार्किंग के अकॉर्डिंग अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते थे और लेंडिंग रेट उसी के हिसाब से लेंडिंग करते थे जो उनका लेंडिंग रेट आता था। इससे क्या होता था, काफ़ी डिस्क्रिपेंसी देखी जाती थी ये बैंकिंग सिस्टम में कि किसी का लोन जो है वो सस्ता है, किसी का लोन बहुत महंगा है, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती थी कि किस इस पर्टिकुलर लेंडिंग रेट में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं इंक्लूड है। तो इस चीज़ को रिफॉर्म लाने के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर एरिया में रिफॉर्म लाने के लिए RBI टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स लाती। कभी RBI ने डायरेक्ट किया कि जो लेंडिंग रेट है वो बेस रेट से, बैंक रेट से, रेपो रेट पे डिपेंड करेगा लेटर ऑन। इस तरह से कई सारे चेंजेस आते गए। अब जो है वो RBI ने कहा है कि जो भी lending rate that will depend on the external benchmarking, and as per the external benchmarking, RBI has directed that this particular any lending rate or in this particular time or for upcoming all times, the lending rate will depend on marginal cost of the fund, और MCLR linked जो रेट हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, उसी के बेसिस पर बैंक्स जो हैं वो लोन देंगे। So RBI implemented MCLR on 1st of April 2016 to determine the rate of interest for loans. So it is an internal difference rate for the banks to determine the interest that they can levy on the loan. And for this, they means bank take into account the additional or incremental cost of arranging an additional rupee for prospective buyer. And definitely, after the implementation of MCLR, the interest rates are determined as per the relative risk factor for individual customers. तो कस्टमर के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन किया जा सकता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स का। अगर कोई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, किसी की क्रेडिट वर्दिनेस हाई है, तो हम उसको ईजी, या बैंक जो होते हैं उसको थोड़े से कम रेट पे या कुछ कंसेशन प्रोवाइड कर करके लोन दे सकते हैं, क्योंकि बैंक को पता है कि जो ये लोन है ये लेस रिस्की है, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट वी विल गेट दिस पर्टिकुलर लोन विद ऑल इंटरेस्ट रेट. And one of the very important thing that under MCLR regime, all commercial banks must adjust their interest rate as soon as the repo rate changes. The implementation aims at improving the openness and structure followed by banks to calculate the interest rate on advances. तो बेसिकली इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं अगर हम बात करें MCLR में, तो MCLR में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, टेन्योर प्रीमियम, ऑपरेटिंग कॉस्ट, निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CPR, इस तरह की कॉस्ट जो है इंक्लूड करके ही जो परसेंटेज निकाला जाता है, लेंडिंग रेट निकाला जाता है, वो निकाला जाता है MCLR. तो MCLR इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ डिसाइडिंग लेंडिंग रेट.
अब क्वेश्चन उठता है कि बेस रेट से कैसे डिफरेंट, जो पहले बेस रेट चलता था उससे कैसे डिफरेंट है. सो बेसिकली इट इज़ अ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू डिटरमाइन द फाइनल लेंडिंग रेट फॉर द borrower. It consider unique factor like marginal cost of funds instead of overall cost of funds. So individual wise, customer wise भी variation, risk wise भी variation देखने को मिलता. That is why MCLR is better benchmark in comparison to the base rate. Marginal cost takes into account the repo rate which did not form the part of base rate. तो बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेपो रेट चेंज हुआ, MCLR चेंज हुआ, MCLR चेंज होगा तो इमीडिएटली जो लेंडिंग रेट है मार्केट पे वो चेंज होगा, और इससे जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है वो भी बहुत ईजिली हो जाता है. तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ MCLR. आप देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पर. माइक्रो फाइनेंस में जो भी लोन देते हैं उसको लिंक कर दिया गया है MCLR से. सो माइक्रो फाइनेंस में अलाउ टू लेवी विद द मार्कअप ऑफ 10% of their cost of borrowing when pricing loans. तो मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर ट्रांसपेरेंट करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए RBI ने जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देते हैं उनके लोन को MCLR से लिंक कर दिया है, एंड दे आर अलाउड टू लेवी markup over 10% of their cost of borrowings. And this take into account the fact they are not able to absorb the additional credit costs arising out of the pandemic for 2 consecutive financial years. Basically, ओवरऑल इन नटशेल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए RBI ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव लास्ट 2 ईयर से, पैंडमिक ईयर से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पैंडमिक. अभी तक क्या था, जो लिमिटेड हेडरूम प्रोवाइडेड था कि विद इन 10% उसके ऊपर आप यू कैन नॉट चार्ज द कॉस्ट ऑफ फंड, बट फाइनली RBI ने इस पर्टिकुलर 10% के ऊपर भी अलाउ कर दिया है, ओवरहेड अलाउ कर दिया है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स को चार्ज करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को. इट मीन्स दे कैन समवेयर रिकवर देयर लॉस और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर pandemic time. And additionally, 85% qualifying asset rule for mutual funds or microfinance institutions may be tweaked so that they can diversify their asset class as well as. तो जो 85% का जो क्वालिफाइंग असेट का जो रूल था उसको भी हटा दिया है, जिससे कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो चाहें तो वो अपने लोन को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं. अभी क्या है, कुछ ही जगहों पर उनका लोन जो है कॉन्सनट्रेटेड है, तो और अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर अफेक्ट होता है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा या सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होते हैं. तो क्या किया है RBI ने कहा कि नाउ यू कैन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, लोन पोर्टफोलियो. इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस होगा. अगर एक सेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा जो एरिया है, दूसरा सेक्टर है, वो हो सकता है एक्सपेंशन पे हो. तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होगा, जैसे जो सेंसिटिविटी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, जो उनके रिस्क हैं वो रिड्यूस होंगे. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एट सम ऑफ देम एस्पिरेंट्स of microfinance institutions. They have the huge concentration on few specific asset class, and because of this they are actually exposed to the large amount of risk, and that concentration of assets make this particular microfinance sector a very sensitive sector, और जिसकी वजह से पैंडमिक में हमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है. तो फाइनली RBI ने माइक्रो फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए कुछ तरह के मेजर चेंजेस लाए, जिसमें MCLR से लिंक कर दिया गया है. ओवरहेड जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उसको 10% से भी ज़्यादा इम्पोज करने को अलाउ कर दिया गया है. 85% का जो क्वालिफाइंग असेट्स का जो रूल था उसको भी फ़िलहाल के लिए ट्विक कर दिया गया है. And all this has been mentioned in the RBI's consultative documents for harmonizing the regulatory framework applicable to this sector, which is expected to release this fortnight, industry sources said. तो अभी के लिए फ़िलहाल इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी ही इसका पब्लिकेशन होगा और ये रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे. एंड द टोटल एक्सपोजर ऑफ बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू द सेक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 trillion, with the farmer having the lion's share of the nearly 1.37 trillion. तो बैंक्स का जो एक्सपोजर है माइक्रो फाइनेंस के केस में वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए RBI ने कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं. सो दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स दैट यू कैन गो थ्रू. अभी फ़िलहाल जब ये पब्लिश हो जाएगा तो ये ज़्यादा डिटेल में अवेलेबल होगा न्यूज़पेपर में. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. इंडिया गेट्स वाइडर सपोर्ट ऑन ट्रिप्स वेवर एट G20
G7 मीट चल रही है, आप सबको पता है। उसमें इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो मुद्दा था इंडिया के लिए, वो था ट्रिप्स वेवर। और इंडिया इज़ अ नेचुरली अलाई ऑफ G7 नेशंस इन डिफेंडिंग द शेयर वैल्यू फ्रॉम द होस्ट ऑफ द थ्रेट स्टेमिंग from the authoritarian terrorism and violent extremism and economic coercion. Prime Minister Narendra Modi said into this particular forum, online forum, and definitely India has got lots of support from G7 nations on ट्रिप्स वेवर। ट्रिप्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्विसेज या मेजर्स हैं। ट्रिम्स इसी तरह से होता है। ट्रिप्स ऑन ट्रिम्स बेसिकली WTO के कन्वेंशंस हैं जो कि इंडिया में, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में IPR को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटेड हैं। जो भी WTO के मेंबर्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड और दे आर एंटिसिपेटेड, दे आर सपोज टू फॉलो दिस ट्रिम्स एंड ट्रिप्स मेजर्स। तो ट्रिम्स और ट्रिप्स के अलावा भी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इकोनॉमिक कोएशन को लेकर भी इंडिया ने अपनी वॉइस रेज करी इनटू दिस G7 मीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ICI Venture Eyes Digital Startups Real Estate Fund of $300 to $400 billion. ICICI Venture has decided to invest in digital startup, and for this it is considering setting up a separate fund for this purpose. और fund का जो quantum होगा, जो amount होगा, वो कितना होगा, $300 to $400 million। सभी कंपनीज जान रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो डिजिटल स्पेस है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज लीप्स एंड बाउंस। तो सब अब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एंड फॉर दैट ICICI वेंचर हैज़ ऑल्सो kept or deciding or actually trying to keep money aside up for approximately $300 to $400 billion. And this is the area of interest that actually our ICICI private lender is actually anticipating. Private equity, real estate, special situations like stress buyouts, equity recap and hybrid capital. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट इनवाइट्स टेंडर फॉर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन बाय ड्रोन। तो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इस मास इनोकुलेशन और मास वैक्सीनेशन ड्राइव। एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वाइटेड द बिड फॉर डिलीवरिंग मेडिकल सप्लाईज एंड वैक्सीन थ्रू ड्रोन से मेडिकल सप्लाईज और वैक्सीन्स को डिलीवर करने के लिए इनटू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्रीज़, जो कि सबटल रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या डोर टू डोर स्टेप्स पर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ड्रोन के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट ने टेंडर इन्वाइट किया है। एंड टेंडर हैज़ बिन कॉल्ड और was कॉल्ड बाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। MCLR ने जो ICR ने जो टेंडर इनवाइट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इनवाइट किया है, और जून 22 तक सारे जो बिड्स हैं वो फाइल हो जाने चाहिए। इट मीन्स जून 22 को टेंडर क्लोज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, few states have started their unlock process and Delhi is one of them. Delhi allowed 100% retail activities from today in order to support its economy. दिल्ली में भी केस अब कम हो रहे हैं और मैक्सिमम स्टेट्स में और जगहों पर हमें केस कम होते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। NCLT अपॉइंट्स पैनल टू ओवरसी DHFL रिजोल्यूशन। DHFL का आपको पता है, हमने डिस्कस किया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने DHFL जो पीरामल ग्रुप है उसको फिलहाल के लिए DHFL फाइनल कर दिया गया था। पीरामल इज गोइंग टू टेक ओवर द DHFL ग्रुप, एंड फॉर द प्रॉपर resolution of DHFL, National Company Law Tribunal NCLT has formed one of the panel that will actually look after or oversee all the resolution process of DHFL. So 7 member की कमेटी फॉर्म करी गई जो बेसिकली सुपरवाइज करेगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, विच विल बी गिवन द पावर टू मैनेज एंड कंट्रोल द DHFL resolution process between the approval of the plan and its implementation. और इस 7 मेंबर की जो कमेटी है इसमें 3 जो होंगे वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर होंगे। 2 रिप्रेजेंटेटिव विल बी नॉमिनेटेड बाय पीरामल ग्रुप and the administrator, provided if the administrator has not provided his consent in this regard, and then the insolvency professionals or the industry expert as nominated by Piramal Group in consultation with COC. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.